ठीक है, तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइट चैप्टर। ठीक है, तो जैसा कि तुम लोग को पहले से पता है लाइट चैप्टर के बारे में बहुत कुछ, लेकिन आज हम क्या करेंगे ना, पहले थोड़ा सा 8-10 मिनट या 15 मिनट जितना कम से कम समय लगे कोशिश करेंगे एक बार जल्दी से रिवाइज कर ले, और उसके बाद जो है हम लोग फिर टॉपिक पर आ जाएंगे और सवाल वगैरह भी करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग कोशिश करेंगे कि रिवीजन की तरफ मोड में चले, रिवीजन मोड में बात करें। ठीक है, अभिजीत अगर आसपास राहुल है तो उसको भी बता दो, ठीक है, कि टाइम हो गया है। अभी तो हाँ वाला रिएक्शन डाल रहा था, पता नहीं गायब कहां हो गया। चलो, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पर। ठीक है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का मैटर क्या है कि जो तुम्हारा जो लाइट आता है, ठीक है, एक सेकंड, हम बोर्ड मेरा प्रेजेंट नहीं है, बोर्ड प्रेजेंट पहले कर लेते हैं। ठीक है, कन्हैया भी आ गया, चलो। हाँ कन्हैया, आवाज आ रहा है अब? चलो, हाँ सर। चलो ठीक है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा पहला टॉपिक है। बस प्रॉपर आ गया सर। हाँ हाँ, क्या? अरे वाह कन्हैया, चलो वीडियो भी ठीक है, ऑन कर दिए। चलो चलो ठीक है, ठीक है। हाँ, फालतू बात नहीं करो, समय बहुत कम है। ठीक है, तो जब क्या करता है, लाइट इंसिडेंट होता है मिरर, और मिरर से लाइट इंसिडेंट होके, हाँ अमन कुमार आवाज आ रहा है? लाइट मिरर से टकराता है, आ गया आ रहा है। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, लाइट मिरर से टकराने के बाद मिरर से टकरा के वापस लौट जाता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि यहां से एक नॉर्मल रे खींचा जाता है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे यानी कि ये वाला एंगल और नॉर्मल रे के बीच का जो एंगल होता है इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट बोला, आई। और फिर आलोक भी चलो आ गया, ठीक है, चलो आवाज आते जाएगा तो वाई लिखते जाना। ठीक है, चलो, और आई और नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, बस क्विक रिवीजन के लिए, कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही पॉइंट पर लाई करता है। एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होता है। मेरे भाषण के बीच में अगर किसी को कोई डाउट होगा तो माइक ऑन करके बोल देना, क्योंकि हम ये मानते हुए चल रहे हैं कि तुमको सब आता है, लेकिन फिर भी हम एक रिवीजन मोड है, तो बस फॉर्मेलिटी के लिए हम उसको बोलते जा रहे हैं। सेकेंड टॉपिक क्या है, मिरर है। मिरर किसको बोलते हैं? मिरर का मतलब होता है एक ट्रांसपेरेंट शीशा या ग्लास जिसके आर पार सब कुछ दिखता हो, लेकिन एक तरफ हम लोग सिल्वर से उसको पेंट कर देते हैं और वो जो बनता है उसको हम लोग मिरर बोलते हैं। तो मिरर का नॉर्मल सा डिफिनेशन यही होता है। थर्ड टॉपिक हमारा है स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है? एक ऐसा मिरर जो कि स्फेयर से कट के बनाया जाता है, यानी स्फेयर का मतलब तुम लोग को पता होगा फुटबॉल का गोला, उससे काट के हम लोग मिरर बनाते हैं। तो कैसा मिरर बनता है? दो तरह का मिरर बेसिकली बनाते हैं। एक हम लोग बनाते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर वैसे मिरर को बोलते हैं जो पार्ट कर्व होता है और पीछे तरफ से रंगा हुआ होता है, मतलब वैसा तरफ से रंगा हुआ होता है कि हम लोग जिस तरफ चेहरा देखें उस तरफ धंसा हुआ पार्ट हो, कैप वाला पार्ट हो, तो इस मिरर को हम लोग कॉनकेव मिरर बोलते हैं। और ऐसे उठा हुआ पार्ट वाला जो मिरर होता है, इस तरह से जो रंगा हुआ होता है, इसको हम लोग कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। तो ये दो तरह का मिरर होता है। पहला ये जो मिरर जिसको भी हम सर्कल किए हुए हैं, ये तुम्हारा कॉनकेव मिरर है, और ये जो मिरर है तुम्हारा, ये कॉन्वेक्स मिरर है। ये दोनों ही स्फेरिकल मिरर होता है। स्फेरिकल मिरर के कंसेप्ट पर जब हम लोग बात करते हैं तो दो तीन बात हम लोगों को पहले क्लियर कर लेना चाहिए, उसके बाद हम लोग इसके बारे में डिटेल न्यूमेरिकल पर बात करेंगे। तो सबसे पहला बात यह है कि हम एग्जांपल के लिए, समझाने के लिए तुमको कॉनकेव मिरर, करकेव मिरर का सहारा ले रहे हैं। यही सेम बात, लगभग थोड़ा बहुत अंतर होता है, कॉन्वेक्स मिरर में भी यही होता है। ये वाला जो पॉइंट होता है जिसको अभी हम रेड कलर से थोड़ा सर्कल कर देते हैं ताकि ये अंतर बना हुआ रहे, इसको हम लोग पोल के नाम से जानते हैं, पी बोलते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद पोल के बाद कुछ दूरी के बाद जो होता है एक पॉइंट होता है जिसको कि हम लोग फोकस के नाम से जानते हैं। इसके लिए हम ग्रीन इंक का इस्तेमाल करके यहां पर जो लिख रहे हैं ये फोकस है तुम्हारा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो फिर दोगुनी दूरी पर, यानी कि पोल से जितना दूरी पर फोकस है उसके बाद जो दूरी पर चीज होता है उसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो बेसिकली 3 पॉइंट होता है जो तुमको पता होना चाहिए। अब छोटा छोटा सवाल तुम्हारे एमसीक्यू, चूंकि एमसीक्यू का एग्जाम है तो छोटा छोटा सवाल पूछेगा कि पोल से लेके फोकस के दूरी को क्या बोलते हैं, तो फोकल लेंथ बोलते हैं। और पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अगर पोल से लेके फोकस तक का दूरी 20 है, ठीक है, तो तुमसे पूछा यह जा सकता है कि पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। तो देखो यहां पर एक बात, हम साइन कन्वेंशन पर नहीं जा रहे हैं क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। जिसको समझ में आ रहा होगा वो बोलेगा कि सर -40, लेकिन हम अभी तत्काल 40 बताएंगे तुमको, क्योंकि पोल से लेके फोकस तक का दूरी जो भी होता है उसका दोगुना पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का दूरी होता है। ठीक है, तो
कॉनकेव मिरर, जो कॉनकेव मिरर होता है उसका जो फोकल लेंथ होता है वो निगेटिव में होता है, माइनस में होता है। इसी कारण अगर फोकल लेंथ 20 है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर उसका क्या हो जाएगा, -40 हो जाएगा, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, -40 यानी कि दुगना हो जाएगा। तो एक छोटा सा जो न्यूमेरिकल यहां से पूछा जाता है वो तुमसे इस टाइप का पूछा जाता है, ठीक है। बाकी पोजीशन ऑफ इमेज के बारे में सारा सवाल आता है। अब हम लोग थोड़ा सा एक कंसेप्ट पर और बात करते हैं, इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर में किस प्रकार से होता है। अब मान लो कि यही कॉनकेव मिरर था, एक सेकेंड, हाँ यही कॉनकेव मिरर था। अब इसमें मान लो कि इसको हम पूरा थोड़ा सा मिटा लेते हैं और थोड़ा सा चीज रहने देते हैं, इसमें इतना सा हिस्सा हम इसका मिटा दिए, ठीक है। अब देखो क्या होता है, इसमें 4 तरह से इमेज फॉर्मेशन होता है, ये तुम याद रखना। इसमें देखो बहुत सारा सवाल हम देख रहे थे, जो अरिहंत का सैंपल पेपर आया है और भी एक दो जो सैंपल पेपर आया है, उसमें जो सवाल तुमसे पूछा गया वो कुछ इस टाइप से पूछा जा रहा है कि पोल से एक लाइन जो है पैरेलल आ रहा है, ठीक है, और पैरेलल आ रहा है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, और यहां पर लाके छोड़ दिया और 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि बताओ चारों ऑप्शन में से कौन सा ये पूरा करेगा। इस तरह से सवाल पूछा जा रहा है। तो 4 चीजें हमेशा याद रखना, जब लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो लाइन फोकस से गुजर जाता है, ये पहला केस है, ठीक है। तो ये पहला केस दिमाग में रखना है कि ये एनसीईआरटी बुक या जो भी बुक तुम फॉलो करता है सारे बुक में ये दिया हुआ है कि जब लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो लाइन क्या होता है, फोकस से गुजर जाता है। अब सेकंड केस देखो, सेकंड केस जस्ट इसका अपोजिट है, जब लाइन फोकस से जाता है, ठीक है, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजर जाता है। अब देखो इस केस में लाइन क्या हो रहा है, फोकस से जा रहा है और लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाता है, ये सेकंड केस है, ठीक है। इसको भी याद रखना क्योंकि सवाल के लिए ये भी इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड केस में तुमसे क्या पूछा जाता है, लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब जाए, ठीक है, मिरर थोड़ा छोटा हो गया तो बड़ा कर देते हैं, जब लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है तो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर पर वापस लौट के आ जाता है, सेम पाथ को फॉलो करता है। तो एक तीसरा केस ये भी तुमसे पूछा जा सकता है। और चौथा और लास्ट केस जो यहां पर होता है कि लाइन जब लाइट सीधा पोल पर आकर गिरे तो पोल से लाइट टकराने के बाद सीधा वापस इस प्रकार से लौट जाता है, और ये जो इंसिडेंट एंगल होता है और जो रिफ्लेक्शन होता है ये दोनों एंगल इक्वल होता है। ये 4 केस तुमसे कॉनकेव मिरर के सेंस में पूछा जाएगा। अगर यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो एन लिखो, अगर सारा कुछ क्लियर है तो जल्दी से वाई लिख दो, हम कमेंट बॉक्स देख रहे हैं। चलो सही है, लगभग कवाई आ गया, चलो ठीक है, हाँ सही है, ठीक है। चलो अब हम आते हैं वहां पे, अब हम किसी का कमेंट नहीं देख रहे हैं, ठीक है। हाँ तो ये 4 केस तुम्हारा था कॉनकेव मिरर के केस में। अब कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी यही 4 केस होता है, बस समझने का खेल है, ठीक है। बिल्कुल सेम टू सेम यही 4 केस होता है। ये सारा कुछ लाइन यहाँ पे यही कॉन्वेक्स मिरर बन गया। इस केस में क्या होता है, यहां पर जो चीज होता है इसको पोल बोलते हैं, बस थोड़ा सा चीज चेंज हो जाता है, इसको पोल बोलते हैं। एक लाइन जो होता है इसके पैरेलल जाता है, एक सेकंड, एक लाइन जो होता है यहां पे होता है, ठीक है, और ये आगे बढ़ते जाता है, ठीक है। अब हम इसका जो फोकस होता है याद रखना, ये मिरर के पीछे होता है, फोकस इसका पीछे होता है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी जो होता है वो भी इसके पीछे होता है, ठीक है। तो ये मिरर के पीछे होता है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मिरर के पीछे होने के कारण क्या होता है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों क्या होता है, पॉजिटिव में होता है। अब देखो थोड़ा सा हम इमेज को थोड़ा पलट के बना देते हैं, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होना शुरू हो गया होगा। पॉजिटिव निगेटिव का हम बात कर रहे हैं कि मिरर का लेंस पॉजिटिव होता है निगेटिव होता है। तो देखो एक चीज साइन कन्वेंशन के बारे में थोड़ा सा चीज हम बता देते हैं, तुम लोग बचपन से ही पढ़ा होगा वो नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबको पता है कि ये ओरिजिन होता है, ओरिजिन के इस तरफ पॉजिटिव में 1 2 लिखा जाता है, 1 2, ठीक है, इधर पूरा इंफिनिटी रख जाता है, ठीक है, और इस तरफ माइनस में लिखा जाता है, -1 लिखा जाता है, -2 लिखा जाता है, इस प्रकार से लिखा जाता है। यानी कि ये ओरिजिन है, ओरिजिन के लेफ्ट साइड माइनस होता था, ओरिजिन के राइट साइड प्लस होता था, ये हमेशा होता है, अभी भी यही चीज तुमको याद रखना है। अब जब मिरर का केस आता है तो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, एक बात हमेशा याद रखना है कि जो हम लोग चेहरा देखते हैं वो निगेटिव तरफ खड़ा होकर देखते हैं। यानी अगर अभी हम कॉन्वेक्स मिरर का बात कर रहे थे तो वो मिरर इस प्रकार से रखा जाएगा। यानी हमको चेहरा देखना है तो हमको कौन से एक्सिस पर खड़ा होना होगा, हमको वाई एक्सिस के निगेटिव साइड खड़ा होना होगा। अब इसके पीछे तो हम खड़ा होकर चेहरा देखेंगे नहीं, क्योंकि पीछे तो रंगा हुआ है, मिरर के पीछे को खड़ा होकर चेहरा देखता है, आगे खड़ा होकर देखता है ना। तो हम अब आगे वाला पार्ट क्या है, ये आगे वाला पार्ट है, इस तरफ हमको चेहरा देखना है, तो हम कहां खड़ा होंगे, यहां खड़ा होंगे, कहीं खड़ा हो मतलब मिरर के सामने खड़ा होंगे। तो मिरर के सामने जो हम खड़ा होंगे तो मिरर के सामने वाला हिस्सा हमेशा निगेटिव में होता है। ये जब हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे तो वहां पर बहुत काम देगा। और जब हम बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, तो कॉन्वेक्स मिरर के बारे में याद रखना कि इसका जो फोकस होता है और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो पीछे की तरफ होता है। यानी फोकस यहां पर होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर होगा। जब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे की तरफ होगा, इसका मतलब स्पष्ट हो जाता है कि फोकस पॉजिटिव होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी जो होगा इसका वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब क्या है, अब बिल्कुल सेम वही बात है। एक जो तुमसे फॉर्मूला पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि कॉन्वेक्स मिरर है, उसका फोकल लेंथ 10 है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर
कर्वेचर बताइए, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर में। और अगर बोल दिया कॉनकेव मिरर है, फोकस 10 है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, तो -20 हो जाएगा। बस इतने का अंतर है। कॉन्वेक्स मिरर अभी होता, तो कॉन्वेक्स मिरर होता तो क्या होता, रुको थोड़ा सा उसको हल्का नीचे करके बना देते हैं। कॉन्वेक्स मिरर होता तो ऐसा होता, कॉन्वेक्स मिरर होता, सॉरी कॉन्वेक्स तो है, कॉनकेव मिरर होता तो इस तरह से होता, इस तरह से होता। इसका फोकस इसके आगे होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर आगे होता है, तो इसके आगे होता है, इस तरफ तो माइनस होता है, पोल की इस तरफ तो, ओरिजिन की इस तरफ तो माइनस होता है। तो माइनस जब होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, अगर हमको मतलब दोनों सवाल देखो दोनों सेम है। सवाल यही है कि फोकल लेंथ जो है वो 10 है। इस केस में अगर फोकल लेंथ 10 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 हो जाएगा प्लस में, और इस केस में फोकल लेंथ अगर 10 है तो सॉरी इस केस में 10 है तो 20 हो जाएगा, हाँ, और इस केस में 10 है तो -20 हो जाएगा। बस इतने का अंतर है, माइनस लग जाता है सिंबल में, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो ये तो ये दो चीज हो गया, साइन कन्वेंशन के बारे में बात कर लिए। हाँ बोलो, हाँ हाँ कोई कुछ बोल रहा था अभी, एक सेकंड अभिजीत, हाँ अभिजीत लिख। अच्छा देखो, जब तुम लोग लिखता है तो हमको दिखता नहीं है, ठीक है, हम पहले बोले थे बीच में रोक के बोल दिया करो, ठीक है। चूंकि अब देखो हम कमेंट पढ़ रहे हैं, सर फोकस 10 है और अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 है तो इसके जस्ट बिफोर सी होगा या इन्फिनिटी। देखो सी के जस्ट बिफोर ने जस्ट आफ्टर होगा, क्योंकि फोकस 10 है तुम्हारा और ऑब्जेक्ट 20 पर रखा हो 30 पर रखा हुआ है। अगर 20 के बाद रखा हुआ है ना तो आफ्टर सी होगा, बिफोर सी ने आफ्टर सी होगा, ठीक है। इन्फिनिटी नहीं माना जाएगा इसको, इन्फिनिटी का मतलब होता है हमको पता ही नहीं है, ठीक है। अगर तुम 30 बोल रहे हैं मतलब तुमको पता है, अगर पता है तो इन्फिनिटी नहीं होगा, नहीं पता हो तब इन्फिनिटी बोलेंगे। क्लियर है अभिजीत? चलो अभिजीत कुमार, आवाज आ रहा हो तो बताना, ठीक है, हाँ चलो सही है, हाँ ठीक है। तो अब हम लोग यहां पर आते हैं इमेज फॉर्मेशन वाले केस में। तो देखो इमेज फॉर्मेशन वाले केस में क्या होता है ना कि ये तुम्हारा है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में भी वही 4 केस होगा जो 4 केस तुम्हारे कॉनकेव मिरर में बन रहा था। तो क्या 4 केस होगा, तो ये तुम्हारा जो होता है ये होता है पोल, ठीक है। अब लाइट मान लो कि पोल इसके पैरेलल आ रहा है, ठीक है, यानी कि ये प्रिंसिपल एक्सिस जो है इसके पैरेलल अगर लाइट आ रहा है, ठीक है, तो ये डाइवर्जिंग मिरर होता है, टकरा के वापस लौट जाएगा, ठीक है। तो अब टकरा के तो वापस लौट गया, लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, इसको इमेजिनरी खींचते हैं पीछे की तरफ अपना मन से, ठीक है। तो पीछे की तरफ जहां ये मीट करता है उसको हम लोग फोकस बोलते हैं। अब मान लो तुमसे एग्जाम में सवाल पूछ देगा और तुम कंफ्यूज करेगा, तुम क्या करेगा, इसको आगे ड्रॉ कर देगा, और जैसे ड्रॉ तुम क्या करेगा, ड्रॉ तो करना नहीं, ऑप्शन में दे देगा वो तुमको, तो कंफ्यूज कर जाएगा तुम। तो फिर ये ऑप्शन चूंकि एगो कंफ्यूज करने वाला तो देता ही है, तो वहां पर तुमको कंफ्यूजन होगा, तो याद रखना कि वहां पर जो ऑप्शन सीधा पैरेलल आए, ठीक है, और टकरा के वो सीधा ऊपर की तरफ लौटता है, लेकिन उसको हम लोग पीछे की तरफ मिला के फोकस पर मिलाते हैं। ये तो पहला केस हो गया। अब इसमें सेकंड केस देखो क्या बनेगा, इसमें सेकंड केस क्या होगा तुम्हारा, वो भी हम बना देते हैं जल्दी से। तो सेकंड केस इसका जो है वो ये होगा तुम्हारा कि इसका लाइट जो है सीधा पोल पर गिरेगा, पोल पर गिरेगा तो सीधा इस प्रकार से निकल जाएगा, सेम केस है। अच्छा थर्ड केस देखो इसका क्या होगा, थर्ड केस क्या होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाएगा पीछे की तरफ, यहां पर ऐसे सीधा आ रहा है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब लाइट आता है तो सीधा गुजर जाता है, तो सीधा गुजर जाएगा, एक केस ये बन गया। और एक लास्ट केस तुम्हारा कौन सा बच गया, हाँ फोकस पर जब सीधा आते हुए दिखे, जब लाइट फोकस पर आता हुआ दिखे इस तरह से, तो ये पैरेलल निकल जाएगा। तो ये इस प्रकार से टोटल तुम्हारा जो है 4 केस जो है यहां पर बनता है कॉनकेव में, और 4 केस कॉन्वेक्स में। बुक में भी यही चारों दिया हुआ है, तो यहां पर एक चीज तुमको रिवाइज करके चलना है। अच्छा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, अच्छा मिरर फार्मूला पर अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। अभी मिरर के बारे में इतना कुछ बात हुआ, एक फार्मूला मिरर के बारे में हमेशा याद रखना, 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है। जो न्यूमेरिकल बनाया होगा उसको तो ये फार्मूला बहुत अच्छा से याद होगा, जो नहीं बनाया होगा वो v और u में कंफ्यूज करेगा, ठीक है। वो बोलेगा सर v क्या होता है, u क्या होता है। देखो हमेशा याद रखना, जब पहले अल्फाबेट में क्या आता है, एबीसीडी में u आता है कि v आता है, सबको पता है पहले u आता है तब v आता है, ठीक है। एबीसीडी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, यू के बाद v आता है, पहले u आता है। तो u जब पहले आता है इसका मतलब ये हो गया तुम्हारा कि पहले जब तुम इमेज, u का मतलब इमेज, जब तुम सॉरी ऑब्जेक्ट का जब तुम सामने मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखेगा तभी तो इमेज बनेगा, यानी पहले तुमको ऑब्जेक्ट रखना होगा तब ना इमेज बनेगा। तुम आईना के सामने खड़ा होगा तब ना तुम्हारा चेहरा आईना के अंदर बनेगा। तुम अगर ऑब्जेक्ट है तो तुम यू है, तुम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तुम यू है, और तुम आईना के सामने खड़ा हुआ तब इमेज बना, यानी पहले खड़ा हुआ तब इमेज बना, पहले ऑब्जेक्ट गया तब इमेज आया, यानी पहले यू तब भी। और f का मतलब तो फोकल लेंथ होता ही है, तो u का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस, f का मतलब होता है फोकल लेंथ। न्यूमेरिकल पर हम लोग कभी बाद में बात करेंगे, ठीक है, लेकिन अभी तत्काल फॉर्मूला याद रखो। न्यूमेरिकल पर अभी न्यूमेरिकल का सवाल जब आएगा तो फिर उस पर बात करेंगे, ठीक है। आज बेसिकली हम चैप्टर खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है,
अगला टॉपिक, ठीक है। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में बहुत जगह कंफ्यूजन करता है एक चीज, लेकिन वो चीज करना नहीं है कंफ्यूज, एक चीज तो सेम है, ठीक है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में एक चीज सेम है, और वो सेम ये है कि जब लाइट आके ऑब्जेक्ट से टकराता है, ठीक है, तो थोड़ा सा लाइट बेंड करता है। जो बेंड करता है इसी को हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं। देखो, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के बाद लाइट बेंड कर जाता है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया तो लाइट बेंड कर गया, और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अब सवाल ये पैदा होता है कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ये है कि इंसिडेंट रे और सॉरी ये वाला नहीं, हाँ, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल रे तीनों एक ही पॉइंट पर लाई कर रहा है। तुमको दिख रहा होगा तीनों क्या है, एक ही पॉइंट पर है। ये तुम्हारा इंसिडेंट रे है, ये तुम्हारा रिफ्रैक्टेड रे है, और ये नॉर्मल रे है बीच वाला, तीनों एक ही पॉइंट पर लाई करता है। तो ये पहला लॉ है। और सेकंड लॉ जो है तुम्हारा, उसको स्नेल्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है, और उसको हम लोग बोलते हैं साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट। साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये दो लॉ है जो तुमको याद रखना, इक्वल्स टू के हम लिख देते हैं, साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये दो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। तो ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बाद आता है हमारा एक लेंस फार्मूला, ठीक है। तो लेंस फार्मूला पर बात करते हैं। ये ज्यादा कुछ नहीं है, सब कुछ सेम है, बस एक अंतर आता है 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ये तुम्हारा होता है लेंस फार्मूला। तो मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला सेम है, बस मिरर फार्मूला में प्लस होता है, लेंस फार्मूला में माइनस लगा हुआ होता है। अगला जो टॉपिक है तुम्हारा, जो इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ है, वो है मैग्निफिकेशन, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन पर थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। मैग्निफिकेशन पर बात करते हैं। मैग्निफिकेशन अब क्या है, तो अब देखो मैग्निफिकेशन दोनों चीज में होता है। मैग्निफिकेशन का मतलब तो समझ लो, तो सवाल का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है बड़ा करना, मैग्नीफाई करना। हम लोग हमेशा से बोलते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में होता था, उसका हम लोग इस्तेमाल करते थे। तो मैग्नीफाइंग ग्लास का मतलब होता है मैग्नीफाई करना, मतलब बड़ा करके देखना। अब किसी चीज को हम बड़ा करके देख रहे हैं, मैग्नीफाई कर रहे हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है। यानी कि कोई भी चीज को अगर हम मैग्नीफाई करके देख रहे हैं, मतलब हम बड़ा करके देख रहे हैं। तो अगर हमको किसी चीज का मैग्निफिकेशन पता हो, जैसे अब एक उदाहरण हम तुमको देते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट है 2 मीटर, ठीक है, ऑब्जेक्ट का, उसका जो इमेज जो बना वो 4 मीटर का बना। यानी कि वो कितना मैग्नीफाई हुआ, वो 2 गुना हो गया। ऑब्जेक्ट 2 का था, वो 4 हो गया उसका हाइट, मतलब वो 2 गुना हो गया। मतलब मैग्निफिकेशन हमसे पूछा गया तो हम क्या बोलेंगे, वो 2 गुना हो गया। तो अब सवाल उठता है फॉर्मूला क्या होगा। सिंपल बात है, एच आई बाय एच ओ, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तुम्हारा 4 है, हाइट ऑफ इमेज 4 है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, 2 है। तो 2 गुना 2, 4 घटा दो, 2 आ जाएगा। तो एक तो एच आई बाय एच ओ तुम्हारा हो गया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला मिरर के केस में माइनस भी बटा यू होता है, याद रखना। मैग्निफिकेशन का 2 फॉर्मूला मिरर के केस में जो होता है वो एच आई बाय एच ओ और माइनस भी बटा यू होता है। और जब लेंस में हम लोग बात करते हैं तो एच आई बाय एच ओ ये तो होता ही होता है लेंस में भी, और दूसरा फॉर्मूला होता है भी बटा यू, ठीक है। बस थोड़ा सा अंतर आता है, भी यहां प्लस में होता है, यहां भी जो होता था वो माइनस में होता था, बस ये छोटा सा अंतर है, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम होता है, जो वहां था वो यहां भी है। मैग्निफिकेशन का मतलब समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि सवाल तुमसे मैग्निफिकेशन से रिलेटेड पूछा जाता है। मैग्निफिकेशन के बाद एक टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि देखो सीबीएसई का जो लॉजिक चलता है वो तो ऐसा है नहीं कि तुमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला पूछेगा, और ये हम बोलेंगे भी नहीं कि फार्मूला इसका याद रखो, और ना ही तुमसे सीधा सीधा पूछेगा डिफिनेशन, ठीक है। वो थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड पूछेगा कि हीरा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है, तो बताइए इससे आप क्या समझते हैं, ठीक है, इस टाइप से। तो कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, इसका फॉर्मूला तो सबको पता ही होगा। एक फॉर्मूला तो साइन आई बाय साइन आर वाला जो अभी बताए थे स्नेल्स लॉ में, जो कांस्टेंट था, वो भी फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही था, एक जो अभी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में हम बता रहे थे। दूसरा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है वो होता है सी बटा भी। अब सवाल क्या था, हाँ कोई कुछ बोल रहा है, बोलो। अच्छा, मनीष कुमार कह रहे, मनीष कुमार लेट काहे कर गया तुम। चलो, आवाज आ रहा है मनीष? यस सर। चलो, हाँ, सी बाय भी एग्जाम में याद रखना, 11:30 बजे से शुरू करना है।
हाँ, सी बाय भी पर आते हैं। तो सी मतलब मेरा क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। एक फॉर्मूला तुम लोग क्लास 9 में पढ़ा होगा, E इक्वल टू MC स्क्वायर, बाकी उसका कोई जरूरत है नहीं, लेकिन सी का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होता है, ठीक है, ये याद रखना। तो लाइट का स्पीड वैक्यूम में सबसे ज्यादा होता है, हमेशा से ये रहा है, और लाइट का स्पीड वहां पर 3 × 10⁸ होता है। तो अब मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। देखो अभी हम तुम लोग को मैग्निफिकेशन बता रहे थे, मैग्निफिकेशन में हम तुमको ये बताए थे कि कोई भी चीज कितना गुना बढ़ा, उसका हाइट गुना बढ़ा, ये बात हम लोग पता करते थे, ये बात पता करते थे यहां पर। चलो राज, आवाज आ रहा है? चलो राजकुमार, गुड मॉर्निंग, गुड हाँ, इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सब कुछ है। एग्जाम लेकिन 11:30 बजे से याद रखना, ठीक है, उसमें भूलना नहीं है। इन्हें 12-1 बजे पहुंचना, अब बोलना सर गुड मॉर्निंग, ठीक है, फिर गड़बड़ हो जाएगा। चलो सुनो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सी बाय भी, ठीक है। अब सी बाय भी में तुमको याद रखना है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में लाइट का स्पीड हमेशा सबसे ज्यादा होता है, 3 × 10⁸ होता है, ठीक है, और ये सबसे ज्यादा होता है। और किसी भी मीडियम में आने के बाद लाइट का स्पीड घटेगा, ये तय बात है। मान लो कि लाइट का स्पीड हो गया 2 × 10⁸, घट गया। अब अगर इसको तुम कंपेयर करो तो 10⁸, 10⁸ घट गया, 3/2 हो गया 1.5। अब बताओ इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब ये हुआ कि जब लाइट वैक्यूम से मीडियम में आया, मीडियम से मेरा मतलब है कि मान लो कि ये शीशा है, ग्लास है, और लाइट ऊपर में वैक्यूम है, यानी कि कोई हवा नहीं है। अब लाइट वैक्यूम से ग्लास में जब प्रवेश किया तो लाइट स्लो हो गया। क्यों स्लो हो गया? क्योंकि ग्लास जो है तुम्हारा डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम है मतलब डेंस है, घना है, जंगल है। मान लो कि हम जितना तेज खुला मैदान में दौड़ जाएंगे, उतना तेज हम जंगल में नहीं दौड़ सकते हैं, ठीक है। वहां पेड़ होगा, डेंस फॉरेस्ट है वो, वहां पर हमको स्लो चलना पड़ेगा। कांटा होगा, पेड़ सामने आ जाएगा, टकरा जाएंगे, माथा फूट जाएगा। पत्थर है, कांटा है, पेड़ बार बार आ रहा है, झाड़ी है, तो हम थोड़ा स्लो चलेंगे जंगल में जाके, पहाड़ पर स्लो चढ़ेंगे, क्योंकि वो डेंसर है। उसी प्रकार से ग्लास डेंसर मीडियम है, वैक्यूम खाली है, हवा नहीं है वहां पर, कुछ हो नहीं है, तो क्या होगा, लाइट पूरा तेजी से चला। अब जब लाइट डेंसर में पहुंचा तो स्लो हो गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको यह बताता है कि लाइट जब रेरर मीडियम, रेरर मीडियम का मतलब जहां कुछ नहीं है, वैक्यूम है, खाली है, प्लेन रोड, वैसा उसको रेरर मीडियम बोलते हैं। जहां घना जंगल उसको डेंसर मीडियम बोलते हैं। अब डेंसर मीडियम में जब लाइट रेरर से डेंसर में पहुंचा तो लाइट का स्पीड कितना गुना कम हो गया, ये बात हमको पता चलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। और मैग्निफिकेशन से हमको यह पता चलता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का हाइट कितना गुना बढ़ा या कितना गुना घटा, ये दो चीज। अब हम लोग आते हैं पावर ऑफ द लेंस पर, ठीक है। पावर ऑफ द लेंस ये भी एक टॉपिक है। तो पावर ऑफ द लेंस क्या होता है कि पावर जो हमारा होता है, देखो पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, पावर ऑफ द लेंस। अब यहां पर देखो एक चीज है जो हम फिर बता देते हैं तुम लोग को, एग्जाम में एक आध सवाल पूछा जाएगा तो कंफ्यूज मत कर जाना। एक तो सिंपल सा बात है कि तुम्हारा पावर ऑफ द लेंस का फॉर्मूला डायोप्टर होता है। पावर का फॉर्मूला तो डायोप्टर ही होता है लेंस के केस में, और लेंस ही तुमसे पूछा जाएगा। बाकी तो बॉल वाला पावर तो तुमसे पूछना नहीं है, सिलेबस में तो तुम्हारा है नहीं। तो डायोप्टर, पावर ऑफ द लेंस आए फॉर्मूला तो डायोप्टर मारेंगे। दूसरा, ऐसे तो सीधा सवाल पूछने वाला नहीं, सीबीएसई इतना शरीफ तो होने गया। फोकल लेंथ है तुमसे, सर मीटर पर और मीटर सर। हाँ हाँ हाँ, ये भी सही है, उस पर भी अभी बात कर रहे हैं, अभी वही पॉइंट पर अभी हम आएंगे, ठीक है, सही याद दिलाएगा नहीं। देखो अब पावर ऑफ द लेंस जो है 1/f है, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये एकमात्र ऐसा चैप्टर है, जो चैप्टर तुम बना रहा है, अभी तुम लोग बनाते हुए आ रहा होगा क्लास 9 में, ठीक है। तो क्लास 9 में जब तब तक तुम लोग था तो सही था। क्या सही था? मोशन चैप्टर में जब तुम लोग मैथ बनाता था तो उसको किलोमीटर पर आवर में रहता था तो मीटर पर सेकंड में बदलता था, सेंटीमीटर पर आवर में रहता था तो मीटर पर सेकंड में बदलता था, कुछ भी रहे मीटर पर सेकंड में ले आना था। लेकिन अब लेंस चैप्टर में और ये जो ऑप्टिक्स चैप्टर हम लोग जो पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में आके हम लोग का आदत खराब हो गया है। क्या खराब हो गया है कि मिरर में के बारे में अगर हमको इमेज डिस्टेंस दे ले रहता है 2 सेंटीमीटर तो 2 सेंटीमीटर लिखते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर दे ले रहता है तो हम 4 सेंटीमीटर लिखते हैं, उसको मीटर में नहीं बदलते हैं। आंसर भी मेरा आ जाता है और आंसर भी उसी तरह सेंटीमीटर में होता है, तो हम लोग थोड़ा सा हो गए हैं कामचोर। अब अगर कोई सवाल हमको एग्जाम में पूछेगा कि बताओ पावर ऑफ द लेंस, अब फोकल लेंथ उसका बता दिया हमको 50 सेंटीमीटर। चलो बिना कोई कुछ बोले कमेंट करो तो हमको इसका पावर ऑफ द लेंस क्या होगा, लेंस का पावर क्या होगा? अगर फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है तो पावर क्या होगा? सर 2 कमेंट में लिखो ना, 2 मीटर। टाइप कर दो, टाइप। मोबाइल में टाइप का आता है, बटन होता है उसमें, 2 लिख के उसके बाद डायोप्टर लिख सकता है, डी लिख देगा तो हो जाएगा टाइप। चलो 2 डायोप्टर लिख रहा है, कन्हैया का है, दीपक का है, रंजित का है,
चलो देख लो, ठीक है। सही है। अब देख लो मामला क्या है, यहां पर बहुत कोई जो नॉर्मल सा गलती करेगा हम याद दिला देते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा, अगर सही बना रहा है तो सही है, अगर गलती करेगा तो भी बता देते हैं क्या गलती है। गलती बस यही होगा कि 1/50 कर देगा तुम लोग, क्योंकि पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला ही होता है 1 बटा फोकल लेंथ, और तुम्हारे दिमाग में सेट रहेगा 50 सेंटीमीटर दिया, देगा वो सेंटीमीटर में, कभी उम्मीद नहीं रखना कि मीटर में देगा, वो सेंटीमीटर में देगा, कहे कि तुमको गलत करवाना है, ठीक है। तो क्या करेगा, वो देगा हमेशा सेंटीमीटर में, लेकिन तुमको भटकना नहीं है, पहले सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेना है, 50 सेंटीमीटर को 50/100 कर देना है, वो बदला जाएगा मीटर में। इसको काट दिया तुम जैसे तो 1/2, तो ये हो गया 1/2 मीटर, यानी कि 0.5, ठीक है, 0.5 तुम्हारा मीटर, ठीक है। यानी फोकल लेंथ जो भी सेंटीमीटर में रहे, डेसीमीटर में रहे, सेंटीमीटर में देगा, डेसीमीटर में देगा, दशमलव बुला के ऊपर जीरो ले जाओ, 5 से 2 बार में काट के 10 0 2 डायोप्टर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात छोटा सा चीज है, लेकिन इसको याद रखना है तुमको, ये गलती मत करना, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट जो तुम्हारा चीज आ गया वो है तुम्हारा लास्ट टॉपिक, ग्लास स्लैब, ठीक है, पावर ऑफ द लेंस। एक सेकंड सर, हाँ बोलो। इसको मीटर में लिखेंगे 2 पर मीटर। हाँ हाँ क्या, हाँ 2, इसको हाँ मीटर पर पावर -1, ठीक है, पर मीटर, ठीक है, सही बता दिया, ठीक है। फिर हम भूल गए, तुरंत बताया, तुरंत बोले, फिर दिमाग से निकल गया। देख लो, पावर ऑफ द लेंस का एक फार्मूला तो डायोप्टर होता ही है, दूसरा फार्मूला मीटर पर पावर -1। देखो पहला फार्मूला मीटर पर पावर -1 होगा, क्योंकि पावर इक्वल टू क्या लिखते हैं, 1/f। फोकल लेंथ को हमेशा मीटर में नापते हैं, क्योंकि लेंथ का ऐसा यूनिट तो हमेशा से मीटर ही होता रहा है, तो मीटर ही होता है, इसका नाम होता है मीटर पर पावर -1, क्योंकि जो चीज नीचे में होता है उसके ऊपर पावर -1 लगाते हैं। तो पावर ऑफ द लेंस का फार्मूला तो क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट तो मीटर पर पावर -1 यानी कि पर मीटर ही होता है। लेकिन यहां पर समस्या ये आ जाता है कि कुछ कुछ आदमी अच्छा काम कर देता है, तो साइंस की दुनिया में उसको सम्मान देने के लिए एसआई यूनिट उसके नाम पर रखते हैं, जैसे न्यूटन पर रखें, पास्कल पर रखें, उसी तरह से डायोप्टर पर रखें, और ऐसे बहुत सारा हजारों यूनिट फिजिक्स की दुनिया में, केमिस्ट्री की दुनिया में पढ़ा है, ठीक है। चलो, तो ये चीज तुमको याद रखना है। अब एक टॉपिक है ग्लास स्लैब, जो लगभग अछूता रहता है, लेकिन इससे सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो ग्लास स्लैब से क्या सवाल है, ग्लास स्लैब में देखो आने से पहले एक दो चीज तुमको हम बता देते हैं, ठीक है, याद रखना, पहले भी बताए हैं अब फिर बता देते हैं। रेरर मीडियम, डेंसर मीडियम। रेरर मीडियम वैसे मीडियम को बोलते हैं जिस मीडियम में हमको चलना बुलना आसान होता है, आसान भाषा में समझो, जो तुम्हारा प्लेन रोड होता है वो तुम्हारा रेरर मीडियम है, और तुम्हारे लिए डेंसर मीडियम घना जंगल है, क्योंकि वहां चलने में तुमको दिक्कत होगा, ठीक है, वो डेंसर मीडियम है। अब रेरर मीडियम से अगर हम डेंसर मीडियम में जाएंगे, ठीक है, यानी कि रेरर मीडियम से हम डेंसर मीडियम में जाएंगे, ये जो लाइन अभी हम खींचे हैं, या उसका हम रंग बदल दे तो तुमको हम अच्छा से बता पाएंगे, जो हम लाल रंग का लाइन अभी खींचे हैं इसको हम नॉर्मल रे बोलते हैं, ठीक है। और जो लाइन तुमको सादा रंग का ऊपर से आता हुआ दिख रहा है ये तुम्हारा इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये रे इसके ऊपर आके गिर रहा है, नीचे डेंसर मीडियम है, ऊपर आर से रेरर मीडियम है। तो रेरर मीडियम से जब हम डेंसर मीडियम में लाइट आएगा तो मुसीबत में फंसेगा, क्योंकि घना जंगल में हम जा रहे हैं, और जब मुसीबत में हम फंसते हैं तो हमको भगवान याद आता है, और यहां पर नॉर्मल रे भगवान है, तो लाइट क्या होगा, भगवान की तरफ मुड़ जाएगा, ठीक है, यानी लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। याद करने के लिए तुमको भगवान बोले, एग्जाम में भगवान नहीं रहेगा ऑप्शन में रहेगा लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। जब लाइट रेरर से डेंसर में आता है तो लाइट जो होता है वो नॉर्मल के तरफ मुड़ जाता है। और क्यों मुड़ता है, क्योंकि जब हम लोग मुसीबत में फंसते हैं तो भगवान को याद करते हैं, मंदिर और मस्जिद जाते हैं, और ये मुसीबत में फंस गया लाइट, तो नॉर्मल इसके लिए भगवान था, भगवान की तरफ मुड़ गया। अब दूसरा केस लेके चलो, ऊपर ले लेते हैं हम डेंसर, और नीचे ले लेते हैं हम रेरर, ऐसा केस ले लिए, ठीक है। अब इस केस में क्या हुआ, लाइट ऊपर से आया, ठीक है, फिर लाल रंग से नॉर्मल खींच देते हैं वो नॉर्मल। अब देखो डेंसर से जा रहा है रेरर में, मुसीबत चल रहा था जिंदगी में, लेकिन अब क्या हो गया कि अब मुसीबत से दूर हो गया, तो अब भगवान से भी दूर हो जाएगा, यानी जाना, देखो कायदे से उसको क्या है, सीधा निकल जाना चाहिए, सीधा निकल जाना है, सीधा भी नहीं जाएगा, भगवान का मंदिर से थोड़ा दूरी बना के निकलेगा, ठीक है, कि थोड़ा मंदिर वो दूर भाग जाए, यानी सीधा रास्ता में अगर मंदिर नजदीको है तो नया उससे भी दूर भाग रहा है, यानी कि बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, भगवान से दूर भाग रहा है। कब, जब डेंसर से रेरर में आ रहा है, जब मुसीबत से खुशहाली वाला जिंदगी में जा रहा था तब क्या भगवान को याद करेंगे, जरूरत तो अब है नहीं, तो अब वो निकल गया दूर। तो ये दो केस तुमको बस यहां पर याद रखना है, और इसी दो केस के आधार पर हमारा पूरा जो होता है ग्लास स्लैब काम करता है। क्या ग्लास स्लैब काम करता है, ग्लास स्लैब में क्या होता है कि लाइट जो होता है वो इस तरह से आता है रेरर मीडियम से। अब देखो ये तुम्हारा रेरर मीडियम है और ग्लास स्लैब डेंसर मीडियम है, क्यों, क्योंकि ये हवा था और ये शीशा है, शीशा के अंदर लाइट को चलने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। अब लाइट क्या होगा, मुड़ जाएगा किधर, भगवान की तरफ, मतलब नॉर्मल की तरफ। जाना लाइट को कैसे चाहिए था, ऐसे सीधा, लेकिन सीधा नहीं जाएगा, लाइट क्या होगा, थोड़ा सा बेंड करेगा, बेंड करके कहां तक, थोड़ा टेढ़ा हो गया।
अब देखो लाइट कहां जा रहा है, डेंसर से रेयर, फिर हवा की तरफ जाएगा लाइट। अब डेंसर से रेयर निकलेगा, और जब रेयर में निकलेगा तो ये क्या भागेगा, इसको कायदे से कैसे जाना चाहिए, कायदे से सीधा निकल जाना चाहिए जैसे जाता, नहीं, अब दूर जाकर ही भागेगा, ऐसे भागेगा। ठीक है, तो इस तरह से लाइट भागता है। और जो ये तुम्हारा इंसिडेंट रे है, ठीक है, अब थोड़ा सा हमको इंक बदलना पड़ेगा। ये जो तुम्हारा पीला रंग से हम खींचे हैं, ये इंसिडेंट रे है। ठीक है, जो ये मुड़ा है ये रिफ्रैक्ट किया है। ठीक है, और ये फिर जो दोबारा मुड़ा है, ये इसको हम लोग इमरजेंट रे बोलते हैं, जो बाहर निकलता है इसको इमरजेंट रे बोलते हैं। अगर हम इंसिडेंट रे को पैरेलली खींचने का प्रयास करें, जैसे आ रहा था उसको खींचने का प्रयास करें, थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया मेरे पास, ठीक है, तो इस दोनों के बीच का जो दूरी होता है इसको हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और ये दोनों लाइन जो होता है एक दूसरा का पैरेलल होता है। तो ऑप्शनल सवाल में तुमसे पूछा जाएगा कि इमरजेंट रे और इंसिडेंट रे दोनों क्या होता है, एक दूसरा का पैरेलल होता है। ठीक है, और दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ये तुम्हारा ग्लास स्लैब से जुड़ा हुआ पॉइंट था। ठीक है, चलो यहां तक का पॉइंट अगर सारा बात क्लियर हो तो जल्दी से वाई लिखो, अगर कोई कंफ्यूजन है तो एन लिखो। बीच वाला रे को क्या बोले थे? कौन सा रे को? बीच में जो है, बीच में कौन सा बीच में है? ये डेंसर में रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड में, रिफ्लेक्शन नहीं बोलते। नहीं, रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है वहां पर। ठीक है, तो जल्दी से वाई टाइप कर दो जल्दी से, अगर कोई कंफ्यूजन है तो एन टाइप करो, उसके बाद हम लोग सवाल की तरफ चलेंगे फिर। चलो सही है, हाँ लगभग आ गया है वाई। ठीक है, चलो अब हम कुछ सवाल की तरफ चलते हैं। हाँ सुमित कुमार। सर हाँ बोलो। लेटरल डिस्प्लेसमेंट कब बोलेंगे, जब ये इमरजेंट रे और वो क्या था ऊपर ला रे, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जब पैरेलल होगा तब पैरेलल लेटरल ही होगा, डिस्प्लेसमेंट। हमेशा पैरेलल होगा, वो हमेशा पैरेलल। ठीक है। हाँ ठीक है, वो लॉ है, वो हमेशा पैरेलल होगा। चलो ठीक है, तो ये यहां तक का बात हुआ। ठीक है, अब कुछ सवाल हम उठाएंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर का, ऑब्जेक्टिव नहीं उठाएंगे, प्रीवियस ईयर का सवाल उठाएंगे। ठीक है, और उसके आधार पर हम बात करेंगे कि कैसा ऑब्जेक्टिव क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, तो चलो अब हम क्रिएट यहां से सवाल उठाते हैं। तो सवाल देखो यहां पे है। ठीक है, वहीं से हम टॉपिक देख देख के यहाँ पे ये इतना सारा सीरियल में अरेंज करके रखे हुए थे कि इतना पर पहले बात कर लेंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, मिरर, स्फेरिकल मिरर, फोकल लेंथ, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मिरर फार्मूला, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लेंस फार्मूला, मैग्निफिकेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पावर ऑफ द लेंस और ग्लास स्लैब, सब पर बात हो गई। अब 2015 का एक सवाल है, लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। ठीक है, तो प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है उसका 4 वो कैरेक्टर बताना है तुमको। अब देखो तुम कहेगा कि सर ये सवाल आप दिए हुए हैं, ये ऑब्जेक्टिव में तो पूछेगा नहीं, तुमको 4 क्राइटेरिया दे देगा और बताएगा कि इसमें से बताइए कौन कौन सा 4, वो बोलते हैं ना स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट दे देगा और बोलेगा इसमें से कौन सा प्लेन मिरर का के बारे में सही है। ठीक है, तो अब हम 4 स्टेटमेंट कौन कौन दे सकता है बताओ, 4 तरीका कौन कौन बताएगा। इमेज फॉर्म जो होता है प्लेन मिरर में, वो कैसा इमेज बनता है? सर वो रियल और इन्वर्टेड बनता है। गलत। नहीं सर, नहीं सर, वर्चुअली वर्चुअल इरेक्ट, हाँ वर्चुअल इरेक्ट बनता है सर। हाँ वर्चुअल इरेक्ट। हाँ सुन लो अब हम बता देते हैं। 4 जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, पहला तो तुम्हारा हो गया वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, दूसरा इनसाइड द मिरर बनता है, तीसरा सेम साइज ऑफ द इमेज बनता है, और चौथा क्या होगा बताओ? 3 तो इंटरनी बनता है सर। सेम डिस्टेंस सर, सेम डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज। हाँ सर थोड़ा क्या होता है लेटरल डिफरेंस, क्या बोलते हाँ हैं? लेटरल, वो बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, वो हर केस में यहां भी होगा। ठीक है, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट 2 लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बहुत कॉमन सा चीज है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन सेम पॉइंट, और एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होता है। तीसरे केस में आते हैं। तीसरा केस हमारा है व्हाट इज द इमेजिनेशन, लिखा गया है, ये मैग्निफिकेशन होगा। व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर एंड व्हाई? मैग्निफिकेशन क्या होगा? इमेजिनेशन है, उसको मैग्निफिकेशन पढ़ना। 1, क्यों? क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज सेम होता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। ठीक है, प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन क्या होता है? हमेशा 1 होता है, और वो इसलिए होता है क्योंकि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है यानी HI/H वो हमेशा बराबर होता है। प्लेन मिरर में इमेज हमेशा बराबर का बनता है। ठीक है, अभी पहुंची ज्योति? चलो सर याद नहीं था। चलो 4 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन में ये है हमारा
कि एक्सप्लेन वाई रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर गेट रिफ्लेक्टेड अलोंग द सेम पाथ। आया क्या किसी को सवाल समझ में? क्यों सर वो एक ही पाथ में क्यों अति रिफ्लेक्ट कर जाता, वही पूछ। हाँ वही सवाल है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अभी हम लाइन ड्रॉ किए थे कि जब रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा था तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही वापस लौट जा रहा था। तो सवाल ये पैदा होता है कि लाइट क्यों सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस लौट जा रहा था। अब ये एसर्शन रीजन में याद रखना, क्योंकि सर ये वो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस का काम करने लगती है। नहीं। मिरर फार्मूला के कारण सर। कौन सा? ये तो कभी तो जानबे नहीं किए सर। हाँ दीपक कुछ बता रहा था अभी। मिरर फार्मूला के कारण सर। नहीं, मिरर फार्मूला के कारण नहीं, मिरर फार्मूला के कारण नहीं होगा ये। और किसी को कोई आइडिया है इसका? देखो पहले हम सवाल क्लियर करते हैं। कुछ लोग ऐसा भी है जिसको लग रहा है हमको कि सवाल क्लियर नहीं है। पहले हम बोर्ड पर आते हैं, पहले सवाल क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद हम इसके जवाब पर भी बात करेंगे। ठीक है, ये सवाल एसर्शन रीजन का पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एसर्शन रीजन में ये सवाल कैसा पूछा जाएगा हम उस पर बात कर लेते हैं। एसर्शन में यही सवाल दे देगा तुमको, यही कि जब लाइट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है तो वापस लौट जाता है, और रीजन में वो रीजन देगा जिस पर अभी हम बात करेंगे। ठीक है, और 0 डिग्री का एंगल। क्या बोला अमन? 0 डिग्री का एंगल बनता है। 0 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, हाँ देख लो अब केस क्या है। 0 डिग्री का एंगल ना 90 डिग्री वाला केस बन जाएगा। देखो क्या होता है, देखो सही बात है। अब क्या हो रहा है ना यहाँ पे, ठीक है, दो तरह से इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब छोड़ो लेंस को हटाओ, पहले सवाल समझ लो फिर एक्सप्लेनेशन में बात करते हैं। पहले सवाल ही समझ लो। ठीक है, हाँ देखो क्या होता है। अब सवाल मेरा ये था कि कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो। सवाल में क्या लिखा हुआ था वहां पे? कॉनकेव लिखा हुआ था। चलो तो कॉनकेव ही बना लेते हैं, कॉन्वेक्स को हटा देते हैं। कॉनकेव मिरर है, ठीक है, कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर में बोला ये गया कि लाइट यहां पर पोल होता था, यहां पर होता था तुम्हारा सेंटर, सॉरी पोल बोलते हैं, यहां पे पोल होता था, यहां फोकस होता था, यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था। अब लाइट, सवाल ये था तुम्हारा कि जब लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरता है तो वापस वही रास्ता लौट जाता है, सेम पाथ को रिट्रेस कर जाता है। ये तो हमको पता है। सर हम बोले सर एक मिनट, क्या? एक चीज हम बोले सर। हाँ बोलो सर सेंटर ऑफ कर्वेचर जब लाइट पास करता है तो हाँ। वो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का काम करता है सर। क्या है कि वो मतलब कॉनकेव मिरर पूरा एक सर्किल था पहले ना, एक स्फीयर। तो वो प्रिंसिपल एक्सिस जो हमारे पीस तक है उसका काम यहाँ पर भी होगा ना, सेम टू सेम। तो वो रिफ्लेक्ट करेगा। प्रिंसिपल एक्सिस का क्या नियम है कि प्रिंसिपल एक्सिस से वो नहीं होता है क्या? मतलब रे ना, अगर सर प्रिंसिपल एक्सिस से अगर हम लोग लाइन, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस जो हम लोग रिफ्लेक्ट होता है, लाइन होता है, वो तो उसी पर रिफ्लेक्ट करता है। अच्छा अपना ही ना एक्सिस पर। नहीं देखो तो ना हम बात समझ नहीं पा रहे, पता नहीं तुम क्या बोल रहा है। हम एक्सप्लेन करते अगर यही बात होगा सर वो स्फेयर बनाइएगा पहले, तब समझ में आएगा उसका बात। हाँ स्फीयर बना। स्फेयर। अच्छा हम एक्सप्लेन कर देते हैं, बाकी देख लेना। अगर तुम्हारा बात भी हो सकता है सही हो, हम तुम्हारा बात क्लियर समझ नहीं पाए अभी। ठीक है, थोड़ा आवाज भी मेरे पास कट के आ रहा है। ठीक है, देख लो हम बता देते हैं क्या केस होता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़े हुए हैं, जो इसका एग्जैक्ट आंसर हो सकता है तुम्हारा भी यही होगा। देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो हम लोग पढ़े हुए हैं, वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा ये बताता है कि जब लाइट, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होता है। ठीक है, यानी कि अगर लाइट हमारा 30 डिग्री के एंगल से, यानी नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच का लाइट 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो लाइट जो रिफ्लेक्ट करेगा वो भी 30 डिग्री का ही एंगल बनाएगा। ठीक है, ये हम लोग पढ़े हुए हैं। यहां पर अमन का एक्सप्लेनेशन पर अगर ध्यान दिया जाए तो वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन था। लगभग वही स्टेटमेंट है। लाइट जो हो रहा है वो नॉर्मली अगर गिरे, सीधा गिरे, 0 डिग्री का एंगल बनाते हुए गिरे, ठीक है, 0 डिग्री का एंगल मतलब नॉर्मल रे ही बन जाए लाइट। ठीक है, लाइट ही नॉर्मल हो, लाइट सीधा गिरे मिरर के ऊपर, तो लाइट कहां जाएगा? सीधा ही तो लौटेगा, कहां जाएगा? तो सर इसमें नॉर्मल है। हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब लाइट पास करता है वो एक ऐसा केस होता है, ठीक है, वो हमको दिख भले नहीं रहा है, लेकिन वो एक ऐसा केस होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब लाइट पास करता है, तब ये माना जाता है कि लाइट नॉर्मली मिरर पर, माना क्या जाता है, ऐसा गिरता है। अब हमारे पास तो ऐसा साधन नहीं है कि हम दिखा सके इसको करके, लेकिन अच्छा सर, हाँ, इसमें एक कार्टेशियन प्लेन पा रही है तो पी क्या थी, ओरिजिन के मान के? पी को ओरिजिन मान के कार्टेशियन प्लेन खींच दे। चलो ठीक, उसी में खींचते हैं तो ई हो जाता ना थी। हाँ क्या हो जाता? चलो खींच दिए।
हाँ, जैसे एगो एगो लाइन गिरता है पोल पे, तो पोल से फिर रिफ्लेक्ट हो जाता है, हाँ तो इसके लिए ये नॉर्मल हो गया, ये जो खिंचवाए हम कार्टेशियन प्लेन वाई एक्सिस, हाँ ये जो आ रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इसके लिए भी तो यही होना चाहिए नॉर्मल। देखो बिल्कुल तुम सही बात बता रहा है, लेकिन तुम फंस गए यहाँ पर। ये प्लेन मिरर नहीं है कि एक ही नॉर्मल होगा। प्लेन मिरर प्लेन होता है, उसका नॉर्मल अगर ये है तो यही इसका। तो यहाँ हाँ, तो यहाँ पार देंगे जहाँ पे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को अथी किए हैं, रिफ्लेक्ट। कहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर को रिफ्लेक्ट हाँ, किया है? जहाँ आपका अभी पेन है वहीं पाड़िए स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ऐसे। जहाँ पे नहीं, जहाँ पे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को रिफ्लेक्ट करवाए हैं ना मिरर पे, हाँ यहाँ पे, वाई एक्सिस पाड़िए। यहाँ पर वाई एक्सिस कहाँ से पा देंगे हम? यहाँ से। हाँ नॉर्मल, हाँ, क्या हो गया? तो ये हो जाएगा उसके लिए ये नॉर्मल। कैसे नॉर्मल होगा? हमको कैसे पता कि क्या नॉर्मल होगा? पिक्चर कर्व है, देखो ध्यान से, पिक्चर कर्व है। अब ये पिक्चर कहां पर जाके नॉर्मल बना रहा है, ये तो हम ऐसे देख के बोल नहीं सकते हैं। इसके लिए तो हमको दिमाग लगाना होगा। दिमाग यही लगता है सीधा सीधा कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो दूरी लाइन गिरता है इसके ऊपर, वो इसका पैरेलल होता है। जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से सीधा इसके ऊपर गिरता है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसके ऊपर सीधा गिर रहा है तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से सीधा इसके ऊपर गिर रहा है तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहां गिर रहा है तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन सीधा सीधा स्फीयर को टच करता है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये तुमको मान के चलना है। सर वही तो हम सर, बोल जो रहे अभी थे सर। पोल पे हम डायरेक्ट गिराए वो भी 90 डिग्री बनाएगा। हाँ, किधर? वो बीच में मतलब बनाएगा, रिफ्लेक्टेड के बीच में। हाँ, यहाँ पे ये देखो, बहुत कचड़ा हो गया। ये तुम्हारा कॉनकेव मिरर था, ये सीधा अगर इसके ऊपर गिर रहा है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये यहां पर इस पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये मान के चलना है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन यहां गिर रहा है तो इस पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये हमको मान के चलना है, ठीक है? क्योंकि ऐसा बताया गया है हमको। हम तो नाप सकते नहीं है क्योंकि इतना साधन भी अभी उपलब्ध नहीं है। तो सर लिखेंगे क्या उसका आंसर बताइए। हाँ लिखेंगे। देखो, हाँ अभी अभिजीत बोल रहा था, हम भी यही बता रहे थे। ठीक है अभिजीत, बता तुम ये रहा था, लेकिन एक्सप्लेनेशन में हाँ अब तुम्हारा बात हम समझ गए। हम हाँ बोल रहे थे कि दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर है सर, तो दोनों का प्रॉपर्टी तो सेम हो जाएगा ना एक हाँ जगह हाँ पे। हाँ सही है, लेकिन वो थोड़ा सा हम क्लियर नहीं हो पाया हमको, इसलिए हम बताया कि थोड़ा सा, इसलिए हम तुमको बोले कि थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तुम्हारे बात में। ठीक है, बाकी तुमको एक्सप्लेन वो लॉजिक पर नहीं करना है, एक्सप्लेन सीधा करना है। ड्यू टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड व्हेन इंसिडेंट रे इज ऑन नॉर्मल। ठीक है, जब इंसिडेंट रे नॉर्मल पर होगा देन रिफ्लेक्टेड रे ऑल्सो ऑन नॉर्मल, तो रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल पर ही होगा। एंड ड्यू टू दिस रीजन व्हेन लाइट फॉल फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर देन लाइट रिटर्न ऑन सेम पाथ, और जब लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है तो सेम पाथ पर रिटर्न करता है। यही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ही हमको इसको एक्सप्लेन करना है, इसके लिए हमको कोई दूसरा लॉ का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, चलो बाकी रीजन जैसा दे वो उस हिसाब से तुमको इसको एक्सप्लेन करना है। चलो फिर अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। एक सेकेंड। हाँ, तो यहां पर ये हो गया था तुम्हारा ये सारा बात कर लिए थे। अब 5 नंबर सवाल है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर इफ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय मिरर इज +3। अगर किसी मिरर के द्वारा जो मैग्निफिकेशन है वो +3 है तो उसके इमेज का नेचर क्या होगा? कमेंट में टाइप करो। ठीक है, 5 सेकंड लगता नहीं टाइप करने में। कैसा नेचर होगा उस कॉनकेव मिरर, उस इमेज का नेचर क्या होगा? 1-2 वर्ड में ही आंसर है, ऐसे बहुत कहानी नहीं लिखना है कुछ। वर्चुअल एंड इरेक्ट, और बताओ। वर्चुअल इरेक्ट, और कुछ चाहिए? कुछ इनकम्प्लीट है। रियल इन्वर्टेड, ये तो गलत हो गया दीपक। वर्चुअल एंड इरेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, हाँ ये यही हम इसका भी इंतजार कर रहे थे, ये भी सही है। लार्जर देन ऑब्जेक्ट, दो चीज हमको यहां पता चलता है। एक तो वर्चुअल एंड इरेक्ट है, ठीक है। इन लार्जर देन ऑब्जेक्ट, इन लार्ज, सब कुछ सही है। इसको थोड़ा सा और अच्छा से अगर बोला जाए तो 3 गुना बड़ा बनता है। ठीक है, इन लार्ज भी सही है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट भी सही है, सब सही है। क्योंकि टाइपिंग में थोड़ा सा ये है, समय नहीं लगता है, मतलब समय लगता होगा टाइपिंग करने में, इसलिए यहां पर तुमको क्या लिखना है? 3 टाइम देन इमेज। ठीक है, मतलब अपराइट, हाँ सही है, सब सही है। ठीक है, जो इमेज बना है वो ऑब्जेक्ट के हाइट से 3 गुना है बस। ठीक है, और वो प्लस में मैग्निफिकेशन है, इसलिए क्या होगा? वो प्लस में होगा।
ठीक है, मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है वो सीधा बनेगा, इमेज सीधा बनेगा। ठीक है, अब इस चीज को भी थोड़ा सा हम बोर्ड पर एक्सप्लेन कर देते हैं जिस जिसको डाउट है। ठीक है, देख लो ये मैग्निफिकेशन का क्या खेल है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा हम पूरा। हाँ देख लो, मैग्निफिकेशन का तुम लोग को हम फॉर्मूला बताए थे क्या, HI/HO। इसी फॉर्मूला के आधार पर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो HI/HO, मिरर में जब हम लोग इमेज बनवाते हैं ना, बहुत बार क्या होता है ना कि ऑब्जेक्ट को रखते हैं सीधा और इमेज जो उसका बन जाता है वो बन जाता है उल्टा। ठीक है, इमेज क्या हो जाता है, उल्टा बन जाता है। तो जब इमेज उल्टा बन जाता है तो उसका जब हम लोग हाइट नापते हैं ना तो माइनस में लेते हैं। अब मान लो कि कोई 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट रखे, उसका इमेज बना 4 सेंटीमीटर का, लेकिन वो क्या बन गया, उल्टा बन गया। तो जब उल्टा बन गया ना तो हम लोग क्या करते हैं, -4 लगा देते हैं उसके आगे। यहां माइनस का मतलब कर्ज में जाना नहीं है, यहां माइनस का मतलब उल्टा होना है। तो हाइट ऑफ इमेज की जगह पर हम क्या लिख देंगे, -4 लिख देंगे। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा प्लस में ही होगा 2। और जब इस तरह करके हम जब मैग्निफिकेशन उसका निकालेंगे तो वो -2 आ जाएगा। तो जब मैग्निफिकेशन मेरा -2 आ गया, पूछ देगा कि -2 मैग्निफिकेशन है, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि जो ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का था, वो जो इमेज उसका बना वो उससे दोगुना बना, क्योंकि मैग्निफिकेशन 2 आ गया है। लेकिन मैग्निफिकेशन माइनस में आ गया है मेरा, इससे ये पता चला कि जो इमेज मेरा बना था वो उल्टा बना था। ठीक है, तो जब भी मैग्निफिकेशन के आगे माइनस लगा हो इसका मतलब इमेज उल्टा बन रहा है, और प्लस लगा हो तो इमेज सीधा बन रहा है। ये कंसेप्ट रखना है दिमाग में। और अगर मान लो कि अगर दे दिया -0.5, ठीक है, तो 0.5 से मेरा मतलब क्या है, 1 से कम है। तो इस केस में हमारा इमेज क्या बना, छोटा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, आधा बना। इमेज जो बना वो आधा बना, मतलब कि ऑब्जेक्ट अगर 4 सेंटीमीटर का था तो इमेज जो बना वो 2 सेंटीमीटर का बना, लेकिन उल्टा बना। मतलब इतना बड़ा ऑब्जेक्ट था 4 सेंटीमीटर का, इमेज बना तनिक और उल्टा बना। तो इसका हम क्या लिखेंगे, -0.5। तो इस तरह से हम लोग मैग्निफिकेशन को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, चलो हाँ, मैग्निफिकेशन का कंसेप्ट एक बार क्लियर हो तो जल्दी सवाल लिखो, फिर अगले सवाल पर चलेंगे। सर हम्म जिसका मैग्निफिकेशन -2 आया वो भी तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट ना बना, नहीं 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 नहीं, तब तुरंत से देखो, एक बात समझो, हम ये बात फिर बता देते हैं तुम लोग को। मैग्निफिकेशन के आगे में जो सिंबल प्लस और माइनस है ये अलग चीज बताता है। ठीक है, और जो वैल्यू होता है 2, 3, 4 ये अलग चीज बताता है। ठीक है, दोनों को तुम अलग अलग नजर से देखो, देखने का नजर बदलो। ठीक है, अब नजर बदल दिए तो कैसे बदलेंगे सर, मान लो किसी चीज का मैग्निफिकेशन +2 है, किसी चीज का मैग्निफिकेशन -2 है, तो तुम माइनस को अलग नजर से देखो, 2 को अलग नजर से देखो। अब नजर क्या क्या होगा, माइनस किसी भी चीज के आगे में अगर प्लस लिखा हुआ हो, कार्टेशियन प्लेन बना के समझा दीजिए। हाँ लिख देते हैं, उससे मतलब हाँ हाँ वो भी हम बता देते हैं। प्लस का मतलब देखो होता है बड़ा, ठीक है, और बड़ा का मतलब ये हो गया तुम्हारा, सॉरी सीधा सीधा, सॉरी बड़ा लिख रहे हैं, कंफ्यूज कर गए। हाँ, प्लस का मतलब हो गया सीधा, ठीक है, स्ट्रेट। इस चीज को कॉपी में नोट करके रख लो, सीधा प्लस का मतलब, और माइनस का मतलब उल्टा। ठीक है, उल्टा लिख लेना है इसको। ये दो चीज दिमाग में रखो, प्लस का मतलब सीधा, माइनस का मतलब उल्टा। उसके बाद नंबर पर आएंगे हम, प्लस माइनस का मतलब ऐसे तुमको याद रखना है। ठीक है, अब नंबर पर आओ। अब प्लस माइनस का नजरिया बदल दिया, प्लस माइनस देख लिया, अब नंबर देखो। अब नंबर अगर ये 2 लिखा हुआ है तो 2 क्या है तुम्हारा, 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है ना 2, तो ये बनेगा दोगुना इमेज। यहां भी 2 देखो, ये 1 से बड़ा है 2, तो ये बनेगा दो गुना बड़ा इमेज बनेगा। उसी प्रकार से हम लिखते हैं -0.5। ठीक है, तो तुम देखो माइनस को, माइनस का मतलब क्या होता है, उल्टा, मतलब इमेज उल्टा बनेगा। अब देखो तुम 0.5, ठीक है, ये क्या है, 1 से छोटा है, तो अब क्या बनेगा, ये स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज बनेगा। ठीक है, अब मान लो कहीं पर दिया हुआ है -5, ठीक है, तो माइनस का मतलब क्या हो गया, उल्टा, इमेज क्या बनेगा, उल्टा। 5 को देखो, 5 क्या है, 1 से बड़ा है, इसका मतलब क्या है, इमेज 5 गुना बड़ा बनेगा। क्लियर है सुमित कुमार? हाँ सर, हो गया। ठीक है, तो हाँ, मिरर में बड़ा बनेगा, कौन सा मिरर में छोटा बनेगा? कौन सा मिरर में बड़ा बनेगा, कौन सा मिरर में छोटा बनेगा, देखो ये बात बहुत आसानी से तुमको याद रखना है। कैसे याद रखना है, इसको लिंक कर लो बात हमेशा याद रखने के लिए। कॉनकैव, कॉनकैव मिरर का इस्तेमाल होता है तुम्हारे गाड़ी में।
कार में, ट्रक में, बाइक में, सब जगह कॉनकेव सॉरी कॉन्वेक्स 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 मिरर का इस्तेमाल होता है, कॉनकेव का नहीं, कॉन्वेक्स का। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर का। सर हाँ, गाड़ी का जो शीशा होता है आगे वाला सर, वो कौन सा रहता है? हेडलाइट बोलते हैं ना उसको। नहीं सर, अच्छा, रियर व्यू मिरर। नहीं नहीं, जो आगे रहता है। आगे क्या रहता है उसमें? अरे वही लाइट वाला बोल रहा, वो आगे वाला जो बोल रहा है सर, जिससे अच्छा, उसमें ड्राइविंग क्या करते हैं करते हैं देख। बताओ रंजीत, क्या करते हैं वो आगे वाला में? आगे से सर देखते हैं। क्या देखते हैं उसमें, पीछे वाला चीज? नहीं, आगे वाला चीज, जैसे रोड देखना है। रोड आईना वो देखते हैं। ट्रांसपेरेंट रहता है सर। वो लेंस हो गया, वो लेंस हो गया। अरे वो तो शीशा अच्छा, है ना, वो मिरर सॉरी कहाँ है? सॉरी हाँ सर, चल। सॉरी हाँ सॉरी देखो, सर। कॉन्वेक्स मिरर का बात करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर होता है गाड़ी के रियर व्यू में, बगल में लगा हुआ होता है। रियर व्यू मिरर जो होता है तुम्हारा, उसके अंदर जो इमेज बनता है ना, वो हमेशा छोटा बनता है, याद रखना। उसके अंदर इमेज हमेशा छोटा बनता है। जितना बड़ा भी ऑब्जेक्ट होगा उसके अंदर इमेज हमेशा छोटा बनेगा। रोड कभी पलटता नहीं है, गाड़ी पलटता है, रोड नहीं पलटता है, इसलिए उसके अंदर इमेज हमेशा सीधा बनेगा। ठीक है, दो चीज याद रखना, कॉन्वेक्स के नाम पे हमेशा याद रखना सीधा, इमेज हमेशा सीधा बनना है। ठीक है, सीधा ही बनेगा, स्ट्रेट बनेगा। और दूसरा चीज तुमको इसके बारे में क्या याद रखना है, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, कि इसमें हमेशा छोटा बनेगा। ठीक है, बड़ा बन ही नहीं सकता, छोटा ही बनेगा हर केस में। कॉनकेव में तो भी छोटा बनता है सर। हाँ हाँ हाँ, उस पर आ कॉनकेव। रहे हैं, ये इसके बारे में बता दिए, इसमें ये ऐसे चीज। तो सर दोनों केस में हाँ सर वर्चुअल इफेक्ट बनता है। हाँ सर हाँ, बोलो। तब तो सर इसका मैग्निफिकेशन हर बार 1 से छोटा आएगा। मैग्निफिकेशन, हाँ, छोटा आएगा। ठीक है सर। और साइन हमेशा प्लस होगा। सुमित कुमार बताओ। हाँ सर। साइन प्लस होगा हमेशा, याद रखना, सीधा है ना, हमेशा प्लस ही होगा। हाँ सर ठीक। हाँ ठीक है। अच्छा, अब आओ कॉनकेव में। कॉनकेव में, कॉनकेव का 5 केस, जो पहला 5 केस है, ठीक है, उस केस में याद रखना इमेज जो बनेगा हमेशा उल्टा ही बनेगा। 6 केस होता है उसमें, 5 केस में उल्टा ही बनता है, 5 केस में। और एक अंतिम केस होता है जहां पर कि सीधा बनता है और बड़ा भी बनता है। ठीक है, बड़ा तो खैर आप इस पार्ट में भी बनता है, और वो केस होता है तुम्हारा पोल और फोकस के बीच वाला केस। ठीक है, इस केस में जो इमेज होता है तुम्हारा, वो क्या हो जाता है, बड़ा बन जाता है, पीछे बनता है मिरर का, वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है, बहुत कुछ है। ठीक है, तो एक बार वो जो डायग्राम दिया हुआ है उस डायग्राम पर भी बात कर लेंगे तो सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है दीपक? यस सर। हाँ, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ठीक है, जो हमारा अगला सवाल अब आएगा वो यहां है, कहां गया, हाँ यहीं पर। An object is kept at a distance of 4 meter in front of a spherical mirror, which forms its erect image of the distance 1 meter from the mirror. What is the magnification and is concave or convex? चलो ये बताओ, किसको कौन कौन, ये थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप का सवाल आ गया, इसका आंसर कमेंट में लिखो जल्दी से। चलो हाँ, इसका करो तो। टू 0.25 लिखा है, ठीक है। चलो 4 आया है कुछ का आंसर, कुछ का 0.5 आया। ठीक है, चलो हाँ, चलो
चलो, तो ये सवाल जो आया है, ठीक है, इस पर एक एक करके हम पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट is kept at distance of 4 meter in front of a spherical mirror which form erect image at distance of 1 meter from the mirror. What is its magnification? तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस में होता है, ऐसा सबको पता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, जो भी मिरर हो, कॉनकेव हो कॉन्वेक्स हो, इमेज का जो डिस्टेंस होता है हमेशा माइनस में होता है, तो -4 हो जाएगा। हम कल न्यूमेरिकल पर स्पेशली बात करेंगे, ठीक है। आज बेसिकली पता नहीं कैसे को न्यूमेरिकल हम यहाँ लगा दिए, ठीक है, लगा दिए तो अब आ गया तो बात कर ही लेते हैं। बाकी कल न्यूमेरिकल पर स्पेशल हम बात करते हैं। इन फ्रंट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर विच फॉर्म इरेक्ट इमेज, ठीक है, एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द मिरर, ठीक है। वो जो इमेज बना है उसका वो मिरर से 1 मीटर आगे बना है, ठीक है। अब यहां पर कंफ्यूजन है कि 1 मीटर फ्रॉम द मिरर लिखा है, बिहाइंड है या फ्रंट, ये बात लिखा नहीं है, लेकिन यहां पर विच फॉर्म्स इरेक्ट इमेज सीधा बन रहा है। यानी इरेक्ट कब बनता है, वर्चुअल जब होता है तभी इरेक्ट बनता है, याद रखना। वर्चुअल के साथ ही इरेक्ट बनेगा, रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड बनता है, और वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट बनता है। यानी जो इमेज बन रहा है वो वर्चुअल है, वर्चुअल है, इसका मतलब वो इमेज जो बन रहा है वो बिहाइंड द मिरर बन रहा है, मिरर के पीछे बन रहा है। यानी कि ऑब्जेक्ट, हाँ कॉनकेव में तो वर्चुअल बनता है, उसमें का है वो मिरर का हो सकता है। कौन, कॉनकेव में भी तो एक छठा किस में वर्चुअल बनता है। फोकस निकालो ना, फोकस कितना आया तुम्हारा, फोकस, चलो। हाँ, अब 2 चीज हम यहां देख चुके हैं, ठीक है, सवाल तुम लोग भी देख चुका है, इसलिए हम बोर्ड पर आते हैं, ठीक है। देखो सारा चीज भी क्लियर होगा, काहे कंफ्यूजन वाला बात काम ही नहीं करना है, ठीक है। देखो यहां पर सवाल में तुम्हारा जो था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u होता है मेरा, वो हमारा क्या था, -4 था, u मेरा क्या था, -4 था। और यहां पर तुम्हारा जो दिया हुआ था कि जो तुम्हारा वो था, क्या बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस, इमेज जो बना था, हाँ v, वो तुम्हारा इरेक्ट बना था, यानी कि वो पीछे बना था, मिरर के पीछे बना था, यानी कि +1 हो गया। अब सवाल मैग्निफिकेशन का था, तो उस पर बाद में बात करेंगे, या कर ही लो बात। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -v/u होता है, ठीक है। तो -v लगाओ, तो -v लगाएगा तो -1 हो जाएगा, u लगाएगा। सर वही हम ये बोल रहे हैं कि इमेज आप प्लस में क्यों लिए हैं। क्या, ओ इरेक्ट बनता है तो वो दोनों मिरर में वही बनेगा। इरेक्ट बनता है मतलब वर्चुअल है, और वर्चुअल है मतलब मिरर के पीछे है, मिरर के पीछे तो वर्चुअल ही होता है, मिरर के आगे ना रियल है, तब ना हम छू सकते हैं उसको, मिरर के पीछे कहां से छुएंगे, ठीक है, मिरर के पीछे नहीं छू सकते कभी जाके। चलो अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल पर हम बात करेंगे, जिसको न्यूमेरिकल समझ में नहीं आ रहा है, न्यूमेरिकल एक बार देख लो, एक बार बनाओ आज, ठीक है, न्यूमेरिकल एक बार बना लो, और उसके बाद हम न्यूमेरिकल पर अलग से बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 What kind of mirror used in big shopping store to watch the activity of customer? ठीक है, अब देखो आजकल सीसीटीवी लगा देते हैं, ठीक है, लेकिन पहले के जमाना में तो सीसीटीवी था नहीं, तो कस्टमर को सारा कुछ वॉच कर, कॉनकेव मिरर, क्या, कॉन्वेक्स सर, कॉन्वेक्स। कौन सा यूज करते हैं, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स यूज करते हैं, सही बात है, क्योंकि इसमें लार्ज एरिया एक साथ हम कवर कर सकते हैं, ठीक है, लार्ज एरिया हम एक साथ कवर कर सकते हैं, इसलिए हम वहां पर उसका इस्तेमाल करेंगे। चलो 8 नंबर क्वेश्चन जो है, व्हाट इज मीन्ड बाय पावर ऑफ द लेंस। पावर ऑफ लेंस से हम क्या समझते हैं, किसी भी लेंस का अगर तुमको पावर पता हो तो तुमको क्या पता है, कोई नहीं बता सकता है। कन्वर्जिंग पावर, लेंस कितना ज्यादा उस किसी भी लाइट को कन्वर्ज कर रहा है, ये बात हमको पावर ऑफ द लेंस से पता चलता है, लाइट कितना, सर हाँ डाइवर्स भी तो कर सकता है। हाँ, डिपेंड करेगा मिरर पर कौन सा लेंस का इस्तेमाल, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग पावर उसका, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कॉन्वेक्स मिरर का पावर होगा कॉनकेव, कॉन्वेक्स मिरर का पावर कॉनकेव मिरर का पावर से इसका मतलब कम होगा। हाँ कम का होगा, माइनस प्लस का अंतर तो होता ही है ना, कम करेगा क्योंकि वो कन्वर्ज करता है कॉनकेव और डाइवर्ज करता है तो कम हाँ, तो तो होगा। प्लस माइनस का अंतर होता है ना पावर मेरे, एक में प्लस लगा हुआ होता है पावर का, एक में माइनस लगा होता है, कम ज्यादा का तो बातें पैदा नहीं होता है, ठीक है। एक में प्लस लगा है, एक में माइनस लगा है, प्रॉपर्टी अलग है, जिसमें माइनस लगा है मतलब वो कन्वर्जिंग है, जिसमें प्लस लगा है वो डाइवर्जिंग है, तुम वो प्रॉपर्टी समझ लो उसका प्लस माइनस से, ठीक है। किसी का गुण बता रहे, कम ज्यादा का बातें नहीं है, ठीक है, कम ज्यादा का कोई बात नहीं, गुण का बात है, ठीक है। चलो
नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 9। ये तो देखो अभी हम तुरंत बताए थे कि सवाल ऐसा पूछेगा ही पूछेगा कागो, दे सर देगा वो ये वो। प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल चल जाएगा लाइन। हाँ, और ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल निकल जाएगा। ठीक है, ये सीधा सवाल है यस कि फोकस से गुजरेगा और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू मीन बाय पावर। अच्छा, रिपीट कर गया ये क्वेश्चन, बताने का है। अच्छा, 10 नंबर पर, व्हाट डज ए रे ऑफ लाइट बेंड व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। व्हाई डज, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाता है तो लाइट बेंड क्यों कर जाता है? बिकॉज अगर सर रेयर डेंसर मीडियम लाइट अच्छा, रंजीत बोलो पहले तो। सर क्योंकि सर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है इसलिए सर। लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है इसलिए बेंड कर जाता है। और किसी को यस सर। इसके अलावा? रेयर से डेंसर में जाने के बाद लाइट का स्पीड शायद कम हो जाता है। हाँ, सर। लाइट का स्पीड थोड़ा कम हो जाता है। और कुछ अभिजीत? हाँ सर। हाँ, जोड़ रहा सर था, क्योंकि बोलो। सर हाँ, क्योंकि दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है सर। दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। हाँ, दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। 3 जवाब आया। ठीक है, तीनों जवाब को अगर हम समराइज करें तो बात यही पहुंचता है, लाइट रेयर से डेंसर में जाता है या डेंसर से रेयर में जाता है तो लाइट का स्पीड कम या ज्यादा होता है, क्योंकि दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो जाता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होने के कारण लाइट का स्पीड में अंतर आता है, और स्पीड में अंतर आने के कारण लाइट क्या हो जाता है कि कभी तेज और कभी स्लो चलने लगता है। यही कारण है कि लाइट बेंड कर जाता है, बेंड करता हुआ हमको दिखता है। ठीक है, करता है तब तो दिखता है। ठीक है, तो यही वो एक सबसे बड़ा कारण है। तो जो भी जैसा रीजन दे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से दे, स्पीड ऑफ लाइट से रीजन दे, जैसा भी रीजन दे उस आधार पर हम लोग इसका आंसर को करेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस ये क्वेश्चन जो था हमारा आधार था इस बात को समझने में कि सीबीएसई कितना दूर तक सोच सकता है। ठीक है, बाकी तो सवाल का जवाब तो हमको ऑब्जेक्टिव में ही सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तो तुम लोग जरूर बनाओ। ठीक है, बहुत बार हम पहले भी बोल चुके हैं कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल तुम लोग को बना के ही रखना है। ठीक है, तत्काल तुम लोग का एसएसटी का एग्जाम बहुत नजदीक है, तुम लोग उसके तैयारी में लगा हुआ होगा। ठीक है, तो एसएसटी का एग्जाम का लगातार जो भी तैयारी तुम कर रहा है उसको लगातार उसको कंटिन्यू रखो। एक दो बात और यहां पर तुमको ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान ये रखना है कि कल हम बात करेंगे टोटल न्यूमेरिकल पर, और न्यूमेरिकल उस न्यूमेरिकल पर बात करेंगे जो लगातार सीबीएसई पूछता रहा है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए बेसिक बात जो न्यूमेरिकल का है, फोकल लेंथ क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, कब पॉजिटिव होता है, कब निगेटिव होता है, साइन कन्वेंशन कैसे क्या होता है, जितना तुम समझ सको खुद से पढ़ के उतना तो कम से कम क्लियर कर ही लेना। ठीक है, और बाकी वाला जो बात बचेगा वो सारा कुछ जो कुछ सवाल वगैरह होगा वो सारा सवाल हमको पर्सनली भेज देना। ठीक है, ताकि हम उसको एक स्लाइड में एक साथ समअप कर सके। स्लाइड में रहने के बाद होता है थोड़ा आसानी, क्योंकि एक साथ सारा चीज मेंटेन कर पाना मुश्किल है। व्हाट्सएप वगैरह आपको एक साथ देखना, वहां से क्वेश्चन लाना, फिर यहाँ पेस्ट करना। ठीक है, थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। ठीक है, ऑनलाइन में थोड़ा प्रॉब्लम है ही। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर पहले भेज देगा तो एक साथ हम स्लाइड में उसको लगा देंगे, और फिर एक साथ जब उस सारा क्लास करेंगे तो वो एक एक करके सारा सवाल तुम्हारा होते चल जाएगा। तो ज्यादा परेशान नहीं होना, ऐसा नहीं कि बैठ के अभी से न्यूमेरिकल बनाने लगो। 1-2 घंटा ज्यादा से ज्यादा कल से, आज से लेके कल तक के बीच में। जो व्हाट्सएप पर क्वेश्चन भेजे उसको बता दीजिए ना। क्या? हाँ, व्हाट्सएप पर तुम्हारा क्वेश्चन आया था। ठीक है, और मेरे मोबाइल से व्हाट्सएप यहाँ पे लॉग आउट हो चुका है। मोबाइल अभी दूर है और लैपटॉप से मेरा व्हाट्सएप लॉग आउट हो चुका है। अब मोबाइल नजदीक जब तक आएगा नहीं तब तक वो व्हाट्सएप फिर से लॉगिन होगा नहीं इसमें। ठीक है, तो ये थोड़ा कैसे भैया मोबाइल लेके थोड़ा नीचे चले गए हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, जैसे होता है फिर ये हम कल कर लेंगे। ये सारा स्लाइड मेरे पास लगा हुआ है। ठीक है, हम जो भी क्वेश्चन तुम भेजा होगा हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो ये सारा खेल है। बस यहाँ तक का सवाल आज हम डिस्कस किए, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। जाके तुरंत एसएसटी पर टूट पड़ो, लेकिन 1 से 1.5 घंटा आज से लेके कल तक के बीच में, ये 1.5 घंटा का जो वक्त है इस पर कोशिश करना तुम कि न्यूमेरिकल वगैरह बना लेना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है। गुड नाइट, फिर कल मिलते हैं। लेफ्ट कर लो।